हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अपने एनसीईआरटी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्लास 10 का चैप्टर 12 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे इस वीडियो पे, जो भी हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। प्लेलिस्ट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, सारे चैप्टर्स अपलोड हो गए हैं। कोई भी अगर किसी भी चैप्टर में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, कंडक्टर्स के बारे में, रेजिस्टिविटी के बारे में, वोल्टेज के बारे में, पावर के बारे में, बहुत सारी चीज़ें नई नई हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। फर्स्ट पैरे में ऐसा कुछ नहीं है, 12.1 से स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, सर्किट क्या होता है। इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर। अगर किसी भी कंडक्टर में, किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा होता है तो हम बोलेंगे कि उस कंडक्टर में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है। इन अ टॉर्च वी नो दैट द सेल्स प्रोवाइड फ्लो ऑफ चार्जेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ टॉर्च बल्ब। हम क्या देखते हैं कि जो हमारी टॉर्च होती है उसमें बल्ब ग्लो करता है ना, बैटरीज होती है, इसकी वजह से करंट फ्लो होता है और बल्ब ग्लो हो जाता है। वी ऑल्सो सीन द टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट्स स्विच ऑन। टॉर्च जब भी लाइट देती है जब क्या स्विच ऑन हो जाता है। व्हाट डज अ स्विच डू, स्विच करता क्या है। अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब। तो स्विच क्या काम करता है, एक लिंक बनाता है सेल और बल्ब के बीच में। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है कि ऐसा क्लोज पाथ जिसके अंदर से क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, कहीं से भी ब्रेक ना हो ये पाथ, है ना। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर ये करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को आप कैसे बता सकते हैं कि पर्टिकुलर एरिया में कितने टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है, या ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, कि इलेक्ट्रिक चार्जेस किस रेट में फ्लो हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर टाइम में। नेक्स्ट देखते हैं, हाउएवर इलेक्ट्रॉन्स वर नॉट नोन एट द टाइम व्हेन फिनोमेना ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाज फर्स्ट ऑब्जर्व। इलेक्ट्रॉन के बारे में उस वक्त नहीं पता था जब इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेना को पहली बार ऑब्जर्व किया गया। सो इलेक्ट्रिक करंट वाज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि डायरेक्शन अगर पूछी गए, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि डायरेक्शन बताओ इलेक्ट्रिक करंट की, तो क्या होगा। तो हमने एयर करंट्स और वाटर करंट के बारे में भी हम जानते हैं, उसमें भी क्या एयर फ्लो होगी, वाटर फ्लो होगा। उसी तरीके से कंडक्टर में क्या इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन के लिए ये बोला है कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो यहाँ से आप डायरेक्शन बताएंगे। सो इलेक्ट्रिक करंट वॉज कंसिडर्ड टू बी फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव चार्जेस में फ्लो होगा एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस का फ्लो हो रहा होगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो किस साइड होगा, वो होगा अपोजिट। इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का। फॉर्मूला देख लेते हैं। आई का मतलब होता है करंट, क्यू हो गया आपका चार्जेस, और कहाँ ये करंट फ्लो हो रहा है, ये हो रहा है क्रॉस सेक्शन में, ठीक है। तो करंट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, करंट इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में टाइम, कि कितने टाइम में अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है। ऐसा यूनिट होती है कुलाम, विच इज इक्वलेंट टू, तो कुलाम की वैल्यू दी हुई है आपको 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और अगर एक इलेक्ट्रॉन में पूछा हो कि कितने कुलाम है, तो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है 1.6 × 10⁻19 कुलाम। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करिएगा। इलेक्ट्रिक करंट को हम एक्सप्रेस करते हैं एम्पेयर से। 1 एम्पेयर इज कंस्टिट्यूट बाय द फ्लो ऑफ 1 कुलाम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। अगर 1 कुलाम चार्ज फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड में, तो 1 एम्पेयर ही हमारा क्या निकलेगा, करंट निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया है। आगे देखते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम है एमीटर, जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए यूज होता है, उसका नाम है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है एमीटर। इट इज ऑल्सो कनेक्टेड इन सीरीज। हमेशा ये कैसे कनेक्ट होगा, सीरीज में होगा। अब सीरीज क्या होती है, पैरेलल क्या होती है, हम आगे इस चैप्टर में जानेंगे। द सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ टिपिकल इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग सेल। तो एक सर्किट में, जो एक सर्किट बनाते हैं उसमें क्या क्या होता है, सेल होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, एमीटर होता है, प्लग की भी होती है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और बोली गई है कि द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इन अ सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल of the cell to the negative terminal of the cell through the bulb and the emitter। हमेशा क्या होगा कि जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होगा ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन से फ्लो होगा एंड
नेगेटिव डायरेक्शन से वापस बैटरी में आएगा। ये डायरेक्शन दी हुई है करंट की, इस साइड से फ्लो हो रहा है और नेगेटिव साइड से वो वापस आ रहा है। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पेयर में फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स 10 मिनट के लिए फ्लो हो रहा है, तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज निकालना है। तो अभी हमने क्या फॉर्मूला देखा था? हमने फॉर्मूला देखा था I इक्वल्स टू में Q अपॉन में T। I इक्वल्स टू में Q अपॉन में T देखा था। अब हमें यहाँ पे चार्ज निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा एंड पुट करके हमारी वैल्यू आ जाएगी। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन? एक इलेक्ट्रिक सर्किट का मीन क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है ना? तो इसका मतलब होगा कि आपका जो सर्किट है उसमें फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा हो, क्लोज सर्किट हो पूरा। और डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, तो यूनिट ऑफ करंट डिफाइन करेंगे आप यहाँ पे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, तो 1 कूलम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो आप यहाँ से बताएंगे इसका आंसर, यहाँ से इस वाले पैरे से। नेक्स्ट बात आती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। रीड करते हैं। व्हाट मेक्स द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो, कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो होता है। अब मान लीजिए कोई भी वाटर टैंक है, वो ऊंचे वाले लेवल पे रखा हुआ है, तो जो वाटर होगा वो हायर लेवल से लोअर लेवल पे फ्लो करेगा। उसी तरीके से जो हमारा चार्ज होता है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर पे की तरफ फ्लो करेगा। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस कैसे होगा? हायर प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। अब ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर जनरेट कैसे होगा? आपकी जो बैटरी होती है, जो सेल होता है, उसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक होता है नेगेटिव टर्मिनल, और उसके अंदर कुछ केमिकल भरा होता है। तो उस केमिकल की वजह से क्या होता है कि जो पॉजिटिव वाली साइड है ना, वहाँ पे ज़्यादा करंट होता है और नेगेटिव की साइड कम होता है। पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज होता है, फ्लो ऑफ करंट होता है। ठीक है, अब एक सेल होगा तो आप सेल बोलेंगे, जब नंबर ऑफ सेल्स आप जोड़ देंगे तो उसको बैटरी बोलेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल मे बी प्रोड्यूस बाय बैटरी। बैटरी के हिसाब से बैटरी को जोड़ के हम क्या करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस में क्या कर देते हैं? हाई और लो प्रेशर जनरेट करवा देते हैं। और जब एक साथ कई सेल को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? बैटरी बन जाती है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? वी डिफाइन द इलेक्ट्रिक potential difference between 2 points in an electric circuit carrying some current as work done to move a unit charge from one point to another। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये 2 पॉइंट है, एक वायर है, यहाँ से यहाँ तक चार्ज फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना जूल वर्क लगेगा, जितना वर्क डन लगेगा चार्ज को फ्लो होने में, वो होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। कैसे करेंगे ये देखिए, एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि मान लीजिए 1 कूलम्ब चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने में कितना वर्क डन लग रहा है? 1 वर्क डन लग रहा है। ठीक है, तो हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो भी 1 ही आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसको एक बार। और हाँ, ये जो हमारा वर्क डन होता है, इसको हम एनर्जी की फॉर्म में भी ले लेते हैं, हीट की फॉर्म में भी ले लेते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस V से हम डिनोट करेंगे, वर्क डन हमारा W और चार्ज होगा Q। और चार्ज की हमारी यूनिट होती है कूलम्ब एंड वर्क डन की हमारी होती है एम्पेयर। ऐसा यूनिट होगी, क्या होगी पोटेंशियल डिफरेंस की? वो होगी वोल्ट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर 1 कूलम्ब चार्ज को यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने में अगर 1 जूल ऑफ वर्क डन लग रहा है, तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आएगा? 1 वोल्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। एक इंस्ट्रूमेंट से आप पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर सकते हैं, जिसका नाम है वोल्टमीटर। और ये हमेशा पैरेलल में आप इसको क्या करेंगे? पैरेलल में यूज़ करेंगे। ठीक है, पैरेलल में अपने सर्किट में पैरेलल में लगाएंगे इसको। एंड सीरीज और पैरेलल क्या होता है आगे देखेंगे हम। 12.2 एग्जाम्पल देखते हैं, जिसमें आपको वर्क डन पूछा गया है, चार्ज दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला आप पुट करेंगे जो हमने अभी पढ़ा है, एंड वो ये आंसर वैल्यू से निकाल लेंगे। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प टू मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो यहाँ पे डिवाइस का नाम बताना है। What is mean by saying that potential difference between the 2 point is 1 volt? अगर 2 पॉइंट के बीच में 1 वोल्ट का करंट है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? तो ऊपर जो हमने किया ना, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट डिस्कस किया था, ये आप बताएंगे यहाँ पर। हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम्ब ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। अगर 6 वोल्ट की बैटरी है तो एनर्जी पूछी हुई, एनर्जी कितनी होगी, मतलब वर्क डन कितना होगा। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो हमसे वर्क डन पूछा हुआ ना, एनर्जी मतलब वर्क डन पूछा हुआ है। तो हमें वोल्ट दे रखा है, V 6 बैटरी दी हुई है, और करंट, तो उसको सॉल्व करेंगे।
तो इसको सॉल्व करेंगे। v इक्वल्स टू में W/Q करके, v की वैल्यू है 6 एंड W अभी हमें दिया नहीं हुआ एंड इसकी वैल्यू होगी Q। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है ना। तो इसको हम इधर ले आएंगे तो आंसर आ जाएगा 6 जूल। ठीक है, चलिए सर्किट डायग्राम्स देखते हैं। तो सर्किट डायग्राम्स में आपको कुछ नहीं करना, बस ये एक टेबल है, इसको देखना है। तो ये है आपका, जैसे आप कोई भी सर्किट बनाएंगे ना, आगे अपने चैप्टर में सर्किट बनाएंगे तो कुछ सिंबल्स होते हैं, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रिक सेल के लिए आप इस तरीके से शो कराएंगे अपने सर्किट में। और जब आप बहुत सारे सेल्स ज्वाइन करेंगे तो वो बैटरी बन जाती है, तो वो इस तरीके से आप शो करेंगे। देखिए यहाँ पे सेल्स ज्वाइन कर रखे हैं। ये है आपका ओपन स्विच, ये है क्लोज स्विच। जब दो वायर कहीं पे ज्वाइन करेंगे तो उसका साइन ऐसे दिखाएंगे, और जो जहाँ पर दो वायर क्रॉस करेंगे है ना, वहाँ पे ऐसे साइन दिखाएंगे। इलेक्ट्रिक बल्ब के लिए आप ऐसा साइन करेंगे। अगर ये बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है तो आप सिंपल ऐसे बना देंगे, अगर ये ग्लो हो रहा है तो आप ऐसे ऐसे इसके ऊपर मार्क करेंगे। रेजिस्टेंस के लिए आर, रेजिस्टेंस क्या होता है ये भी हम आगे पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस और रियोस्टेट के लिए इस तरीके से आप साइन बताएंगे। ये एमीटर है और ये आपका वोल्ट मीटर है जो हमने अभी देखा है। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ में हमसे ये बोला गया है कि क्या कुछ रिलेशनशिप होता है पोटेंशियल डिफरेंस में और कंडक्टर में। हमने भी देखा, जैसे हम सेल्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो बैटरी बन जाएगी। जैसे जैसे आप बैटरी की पावर बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो यही क्या होता है, यही हमारा ओम्स लॉ होता है। इसको एक बार इस एक्टिविटी से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो इस एक्टिविटी में हमने क्या किया हुआ है कि हमने बहुत सारी बैटरीज लगाई हुई है और अपना करंट हमको मेजर करना है। पहले हमने एक बैटरी लगाई, फिर करंट मेजर किया, फिर दूसरी बैटरी लगाई, फिर मेजर किया। तो इस तरीके से हमने टेबल फिल कर लिया। टेबल फिल करने के बाद यहाँ पे अपना करंट बता दिया, वोल्ट बता दिया, और यहाँ पे V/I का सॉल्व करके, इनको सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया। तो आप क्या देखेंगे ना, आपका यहाँ पे जो आंसर्स आएंगे अप्रॉक्सिमेटली सेम ही होंगे। अब इसके ऊपर आप ना ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए 0.2 आया था एंड यहाँ पे कुछ 0.56 समथिंग आया, तो ऐसे प्लॉट कीजिएगा। ठीक है, ऐसे करके कुछ पॉइंट होंगे वो यहाँ पे ऐसे, तो इसका आप ऐसे ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं ना। 1827 की बात है, एक जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम थे। उन्होंने क्या रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था किस किस के बीच में, करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। करंट कहाँ से फ्लो हो रहा था, एक मेटालिक वायर से। ठीक है, तो ये थे जॉर्ज साइमन ओम जिन्होंने क्या किया था, रिलेशनशिप फाइंड किया था करंट के बीच में और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। जैसे हमने अभी देखा कि हमारी जो बैटरी होती है ना, वही तो कंट्रोल करती है कि पोटेंशियल डिफरेंस, अगर हमारी बैटरी की पावर ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा फ्लो करेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस V अक्रॉस द एंड्स ऑफ गिवन मेटालिक वायर इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो करंट फ्लो हो रहा है उस वायर में से। आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो करंट आपका फ्लो हो रहा है उस वायर में से। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर वोल्टेज 4 होगा तो करंट भी 4 होगा। अगर करंट आपका 1/4 है तो आपका वोल्टेज भी 1/4 ही होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ओम्स लॉ। लेकिन हाँ, यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है ना वो सेम होना चाहिए। तो जहाँ पे भी आपको ये साइन दिखाई देगा इसका मतलब ये होगा जितनी वैल्यू इसकी है उतनी इसकी होगी। अब इस साइन को हटाने के लिए हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने R कांस्टेंट ले लिया, R लगा दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, V इक्वल्स टू में IR। R क्या है, R है रेजिस्टेंस। तो R इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मेटेलिक वायर। R क्या है, उस मेटेलिक वायर के लिए कांस्टेंट वैल्यू है इसकी R की। एट अ गिवन टेम्परेचर सेम रहेगा एंड इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि रुकाव। क्या होता है, रुकाव। जैसे यहाँ पर ये पूरा वायर है और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे मैंने एक रेजिस्टेंस लगा दिया। रेजिस्टेंस का मतलब है मैंने इस इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था तो कुछ रुकावट सी मैंने यहाँ पे लगा दी। ठीक है, इसके बाद फिर करंट फ्लो होने लग जाएगा, तो इसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ये क्या कर रहा है, रोक रहा है इलेक्ट्रिकल करंट को, क्या इलेक्ट्रिक करंट को ये रोक रहा है ना, फ्लो ऑफ चार्जेस जो हो रहा है उसको रोक रहा है। तो रेजिस्टेंस की हम डेफिनेशन देखेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा, रोकेगा किसको, फ्लो ऑफ चार्जेस को, थ्रो इट, है ना, अपने अंदर से क्या चार्जेस के फ्लो को रोके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टर है या रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस हो रहा है यहाँ पर। ऐसा यूनिट क्या होगी, ओम होगी। ओम को हम ग्रीक लेटर ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से ना, ऐसे लिखते हैं, ऐसे बना लीजिएगा। तो फॉर्मूला होगा, जैसे रेजिस्टेंस निकालना है
तो हमारा भी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था आर, हम उससे निकालेंगे आर इक्वल्स में वी आई आर हमारा हो जाएगा, वी आई हो जाएगा मतलब। तो 1 ओम यहाँ पे बोला गया है कि जो 1 एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा है 1 वोल्ट में, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा, 1 ही होगा। तो अगर आई निकालना है तो आई इधर ले आइए और इससे हमारा करंट भी निकल जाएगा। तो एक ही फॉर्मूले से हमने देखा कि रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं आप, वोल्ट भी निकाल सकते हैं और करंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बस इंटरचेंज करना है जगहों को। तो यहाँ पे क्या बोला गया, द करंट थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अ रेजिस्टेंस। फर्स्ट वाली लाइन में आपको बोला गया कि जो रेजिस्टर है, जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन गलत हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का आ गया। ठीक है, ये था। तब यहाँ पे ये बोला गया कि अगर रेजिस्टेंस आपका 4 है, रेजिस्टेंस आपका 4 है, तो आपको जो चार्ज होगा, जो करंट होगा वो क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, यही है कि अगर ये डबल है तो ये उसका हाफ हो जाएगा। इस वाले साइन का मतलब ये था कि अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये अगर घटेगा तो ये भी घटेगा। ठीक है, आई होप सो कि आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। A component used to regulate current without changing the voltage source is called the variable resistance। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि एक कंपोनेंट आप जो यूज़ करेंगे रेगुलेट करने के लिए करंट को, तो जैसे आप वोल्टेज चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी आपका क्या करेगा, वेरी करेगा। इन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस कॉल्ड रियोस्टेट, एक कंपोनेंट यूज़ करते हैं सर्किट में रियोस्टेट नाम का, जो क्या करता है, जो हमारा सर्किट है उसमें जो रेजिस्टेंस हम यूज़ कर रहे हैं उसको चेंज करने के लिए हेल्प करता है। तो आप उसको चेंज करके वोल्टेज भी चेंज कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, जो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम गुड कंडक्टर, कंडक्टर, रेजिस्टर और इंसुलेटर की क्या देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे 10th के लेवल पे। तो आपको क्या लिखना है, देखिए, अ कंपोनेंट ऑफ अ गिवन साइज दैट ऑफर्स अ लो रेजिस्टेंस, कोई ऐसा कंडक्टर जिसमें रेजिस्टेंस कम हो तो होगा गुड कंडक्टर। ठीक है, ए कंडक्टर हैविंग सेम अप्रिशिएबल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर, कंडक्टर भी सेम है, रेजिस्टर भी सेम है। तो ऐसे जगह पर क्या बोलेंगे, अ कंपोनेंट ऑफ आइडेंटिकल साइज दैट ऑफर्स अ हाई रेजिस्टेंस, जिस कंडक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो पुअर कंडक्टर होगा। इंसुलेटर क्या होता है, एन इंसुलेटर ऑफ द सेम साइज ऑफर्स इवन हायर रेजिस्टेंस, जिस कंडक्टर में बहुत ज़्यादा हायर रेजिस्टेंस होगी वो होगा आपका इंसुलेटर। तो यहाँ पे कंडक्टर, पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर तीनों के डेफिनेशन आप इस तरीके से लिखेंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या देखा ऊपर अभी, तो हमने अभी ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा है। तो ओम्स लॉ में हमने ये एक्टिविटी की थी जिसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे वोल्टेज चेंज कर करके अपना ये डायग्राम बनाया था ना, जैसे पहले 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट ऐसे करके करेंगे, एंड फिर ऐसे आप ग्राफ भी बना सकते हैं। ओम्स लॉ पे अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या ये डेरिवेशन भी करेंगे छोटा सा, एंड पूरी डेफिनेशन भी लिखेंगे। और अगर आपको बोला गया है कि ग्राफ बनाइए तो आप कैसे बनाएंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। तो ऐसे करके देखिए, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि बताइए इसमें से कौन सा आपका ओम्स लॉ को बताएगा, तो ऐसे करके होगा कुछ, तो इसका आंसर होगा ये। क्यों, क्योंकि जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तब आपका करंट भी बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप ग्राफ बना देंगे। नेक्स्ट हमने फिर रियोस्टेट के बारे में देखा, कैसे लगाएंगे उसको, इस तरीके से। देखिए ये वाला पॉइंट है, सर्किट में इस तरीके से लगाएंगे। रियोस्टेट क्या होता है कि बिना बैटरी चेंज किए क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो बैटरी चेंज नहीं होगी, करंट चेंज नहीं होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा बस। अब देखेंगे फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड, कि किस किस फैक्टर पे रेजिस्टेंस डिपेंड होगा। तो यहाँ पर हम कुछ पॉइंट पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, कि उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, ऑन इट्स एरिया, उसका एरिया कितना है, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया, कितने में वो फ्लो होगा। ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, किस मटेरियल से वो रजिस्टर आपका बना हुआ है। प्रिसाइज मेजरमेंट हैव शोन दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। तो हमने क्या बोला है, रेजिस्टेंस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अब जब हम ये वाला साइन हटाएंगे तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगाना होगा। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट लगाया है, रॉ कांस्टेंट लगाया है। ठीक है, ये रहा। तो तीनों सिचुएशन बतानी है, तीनों पॉइंट बताने हैं और ये भी बताना है। तो क्वेश्चन आ जाते हैं। एसआई यूनिट होगी इसकी ओम, और प्रोपोर्शनलिटी वाला साइन रो होगा। अब यहाँ पे बोला है द मेटल्स एंड अलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी इन द रेंज ऑफ दिस, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर्स लाइक रबर, तो यहाँ पे बताया जो मेटल्स और अलॉयस होते हैं उनके अंदर बहुत कम रेजिस्टिविटी होती है, इसलिए जो आपके तार बने होते हैं ना वायर्स, वो मेटल्स और अलॉय के होते हैं। उनका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि जब करंट फ्लो होता है तो
हीट भी प्रोड्यूस होती है, तो कहीं उस हीट से वो तार जो बने हुए हैं वो पिघल ना जाए। एलॉयज़ की क्या होती है, एलॉयज़ की हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना मेटल से भी ज़्यादा, तो इसलिए एलॉय से बनाया जाता है। एलॉय क्या होता है कि जिसमें एक से ज़्यादा मेटल्स को यूज़ करके एक पर्टिकुलर मेटल बनाया जाता है, ठीक है, बहुत सारे मेटल्स को यूज़ करके, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना वो चेंज हो जाती है, तो इसलिए एलॉयज़ बहुत जगह यूज़ होते हैं, तो इसलिए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इंसुलेटर जैसे रबर है, ग्लास है, उनकी रेजिस्टिविटी कैसी होगी, यहाँ पर हाई होगी। देखिए कितनी हाई यहाँ पे बता रखी है ना। बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद द टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ वेरी करेंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों। तो यहाँ पे एलॉयज़ की आपको प्रॉपर्टी बताइए कि क्या होता है, डू नॉट ऑक्सीडाइज, कभी ऑक्सीडाइज नहीं होते, हाई टेम्परेचर होता है इनका, और दे आर कॉमनली यूज इन, कहाँ यूज़ होता है ये, इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस में, इलेक्ट्रिक आयरन में, टोस्टर्स बनाने में। एग्जाम्पल में एक टंगस्टन दिया हुआ है, टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है ना, इस तरीके से ऐसा जो दिखता है आपको, ये टंगस्टन का बना होता है जो कि एलॉय है। कॉपर एंड एल्युमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन, तो ये कॉपर और एल्युमिनियम भी वायर्स में यूज़ होते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे हीट होगी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो ये हीट होगा, अगर ये हीट हो जाएगा तो ये पिघल जाएगा, तो इसलिए एक टंगस्टन है, एलॉय है, जिससे ये बनाया जाता है इसका फिलामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कुछ मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी दी हुई है, फिर एलॉय, फिर इंसुलेटर्स। सिल्वर की यहाँ पे सबसे कम दी हुई है और इंसुलेटर्स की ज़्यादा है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कैसे ये सॉल्व किए गए। फर्स्ट वाला, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक करंट बल्ब ड्रॉ, तो यहाँ पे करंट बताना है, वोल्टेज आपको दिए हुए हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस बता दिया है, हाउ मच करंट बताना है कि कितना फ्लो होगा, वोल्टेज बताएं फिर से दोबारा, और इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज इतना, रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे इतना बताया है, तो वोल्टेज दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड वाली इक्वेशन में करंट आपको फिर सेम दिया हुआ है, रेजिस्टेंस चेंज कर दिया था, ठीक है, तो ए पॉइंट बी पॉइंट दोनों निकल जाएंगे, फॉर्मूला लगा के सीधा सीधा यहाँ पे ओम्स लॉ का फॉर्मूला लगेगा, और ये भी सारे इक्वेशंस आप यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। इन सारे एग्जांपल्स को सॉल्व करके देखिएगा सो दैट कि पॉइंट आपको समझ में आ सके। 12.5 क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर इज इतना, रेजिस्टेंस दे रखा है, टेम्परेचर बताया है, डायमीटर ऑफ वायर कितना है 0.33 मीटर, तो डायमीटर क्या होता है, ये देखिए वायर है, ठीक है, ये होगा आपका रेडियस, तो डायमीटर देख लीजिएगा। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, अपना डायमीटर देखते हैं, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, तो डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2r, r निकालेंगे तो d/2 हो जाएगा, ठीक है जी। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की जगह हम क्या करेंगे, d/2 लिख देंगे, क्योंकि हमें डायमीटर चाहिए। चलिए अब सॉल्व करते हैं, यहाँ से डायमीटर हमें मिल जाएगा, तो d का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा डायमीटर आ जाएगा, इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, ये हो गया हमारा r। लेंथ कितनी है, 1 मीटर दी हुई है। रेजिस्टेंस लिख लीजिए, रेजिस्टेंस कितना था, 26 ओम। डायमीटर यहाँ से हमारा निकल गया 0.33 एम, तो 0.3 मीटर अपॉन में आप करेंगे यहाँ पे 1000, क्योंकि चेंज करना है, ये 3 अपॉन में 1000 करेंगे, मीटर में लाएंगे इसको, तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू में 10⁴ मीटर। नेक्स्ट आगे करेंगे। अब हमें हमारा फॉर्मूला पता है क्या होता है, इक्वल्स टू में ये हमारा अपॉन में एरिया, ये हमारा फॉर्मूला था रेजिस्टेंस वाला, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आर ए अपॉन में एल, तो ऊपर आया था 26 इंटू में पाई का d स्क्वायर, 4 इंटू में 1, तो 26 इंटू में 22, 3⁴ में 10⁻⁴, अब सॉरी इसको अपॉन में रख देंगे,
4 इंटू में 7 इंटू में 1, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 13, ये 11 हो जाएगा यहाँ पर। तो आंसर आ जाएगा 1413 इंटू में 9 इंटू में 10 रेज़ टू पावर -8 और अपॉन में होगा हमारा 7। आगे देखते हैं 183 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, ये इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 9143 8.18, हाँ 85 इंटू में 10 रेज़ टू पावर में -8, तो 1.84 इंटू में 10 रेज़ टू पावर में -6 ओम मीटर। तो आप बोलेंगे हाँ तो छोटा सा सॉल्व किया हुआ था। अब हमने क्या किया है, डायरेक्ट अपना ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व नहीं किया, हमने क्या किया है पूरा अच्छे से सॉल्व किया, डायमीटर भी निकाला है ना, और ये वाला अपना फॉर्मूला लगाया था एंड फिर हमारा ये ऐसे करके हमने सॉल्व करके देखा पूरा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो हमने क्या किया था, ये जो सारी चीज़ थी गिवन वो देख लिया यहाँ पर, और अपना डायमीटर चेंज किया मीटर में, फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यूज़ पुट कर दी और बस हमारा आंसर आ गया। कुछ क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं कि किस किस फैक्टर पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, तो तीनों फैक्टर बताएंगे आप। विल करंट फ्लो मोर इजीली, अब यहाँ पे बोला गया है कि करंट थिक वायर से या फिर थिन वायर से किस में से इजीली फ्लो होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा थिक वायर। ठीक है, और क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा। लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, रेजिस्टेंस को आप कांस्टेंट रखेंगे, वाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीज, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, हाफ है ना। व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट थ्रू इट, तो करंट में क्या चेंज होगा यहाँ पे ये बताना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स एलॉय की क्यों बनी हुई होती हैं, तो हमने रीज़न देख लिया एलॉय की क्यों बनी होती हैं। यहाँ पे बताया है कि कौन सा बेटर कंडक्टर होगा, तो यहाँ से रेजिस्टिविटी, ऊपर जो आपने चार्ट देखा था अलग अलग मेटल्स का, वहाँ से रेजिस्टिविटी देखेंगे किसकी ज़्यादा किसकी कम है, उसके हिसाब से बताएंगे बेटर कंडक्टर कौन सा है। और कौन सा बेस्ट मटेरियल है कंडक्टर के लिए, तो आंसर होगा सिल्वर, क्योंकि सिल्वर की सबसे कम रेजिस्टिविटी थी इसलिए, है ना। तो हमने ये टेबल में से करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, तो रेजिस्टेंस को आप कैसे अरेंज करेंगे हम ये देखेंगे इस वाले पैरे में। ठीक है, तो द करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस, करंट किसके ऊपर डिपेंड होता है कंडक्टर के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, तो दो चीज़ पे डिपेंड होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर और रेजिस्टेंस के ऊपर कि कितना रेजिस्टेंस है। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज रेजिस्टेंस इन वेरियस कॉम्बिनेशन, तो अलग अलग गैजेट्स में अलग अलग हम जब सर्किट बनाते हैं तो उसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन के रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। देयर आर टू मेथड, दो मेथड होते हैं रेजिस्टेंस को ज्वाइन करने की किसी भी सर्किट में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच 3 रजिस्टर्स हैव R1 R2 R3, 3 रजिस्टर्स दे रखे हैं, या तो आप उनको कैसे ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे सीरीज़ में, पहले देखेंगे सीरीज़ में फिर देखेंगे पैरेलल में। तो सीरीज़ में कैसे किया ये देखिए, इनके जो एंड है ना वो आपस में मिल रहे हैं, मतलब एक ही लाइन में ये R1 R2 R3 इस तरीके से आप क्या करें ज्वाइन कर लेंगे। और पैरेलल में आप कैसे देखेंगे, ये है आपका पैरेलल वाला जिसमें R1 R2 R3 एक दूसरे क्या है पैरेलल है। तो यहाँ पे रेजिस्टर्स के लिए कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपसे डायग्राम बना के, जैसे देखिए ये कोई सर्किट है, यहाँ पे एक रेजिस्टर्स लगा हुआ है, यहाँ पे एक और रजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पे एक और लगा हुआ है, और इस तरीके से यहाँ पर एक और रेजिस्टर लगा हुआ है। तो ये बताइए कौन सा पैरेलल में कौन सा सीरीज़ में, तो ये तीनों सीरीज़ में होंगे और ये पैरेलल में होगा। ठीक है, तो और भी ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं बहुत सारे, देखिए एक यहाँ पर रेजिस्टर लगा हुआ है और फिर एक यहाँ पर रेजिस्टर लगा हुआ है, तो ये बताइए पैरेलल में है कि सीरीज़ में। तो जहाँ आपके पॉइंट ये दोनों पॉइंट अटैच हो रहे हैं ना, तो ये कैसे होंगे सीरीज़ में होंगे। तो अब पढ़ते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज़। तो यहाँ पे हम दो चीज़ पढ़ेंगे, जो करंट फ्लो हो रहा होगा सीरीज़ में क्या वो सेम होगा, है ना, रेजिस्टेंस के अंदर से अगर जो करंट फ्लो हो रहा होगा क्या वो सेम होगा, और दूसरी बात पढ़ेंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट को देखने के लिए हम देखेंगे एक्टिविटी 12.4, जहाँ पे हमें देखेंगे कि जो हमारा करंट फ्लो होगा वो सेम होगा या नहीं। तो 3 आपको रजिस्टर दिए हैं 1 2 3, तो उनको 6 वोल्ट की बैटरी में आपको इस तरीके से प्लग कर दिया गया, लगा दिया गया है।
तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, चेंज द पोजीशन ऑफ एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन द रजिस्टर। तो आप एमीटर की पोजीशन चेंज कर सकते हैं कहीं पे भी रेजिस्टेंस के आसपास। नोट द एमीटर रीडिंग, एंड आप क्या करेंगे, अब रीडिंग्स लेंगे बार बार। डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द एमीटर। तो क्या आपको किसी भी रजिस्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा था, क्या आपको वहाँ पे कोई भी वैल्यू में चेंज आएगा, क्या आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ करंट इन एमीटर इज़ द सेम। तो आप क्या देखेंगे, हर बार एमीटर में जो वैल्यू आ रही थी वो कैसी आ रही थी, सेम आ रही थी, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजिशन इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने 2 की जगह ये वाली 3 लगा दिया रजिस्टर, इसको चेंज कर दिया और 2 और 3 की जगह 2 को रख दिया। तो आप जब भी ऐसे चेंज करेंगे ना पोजीशन, तो आपका करंट कैसा होगा, सेम ही होगा। तो हमें क्या पता चलेगा, इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला कि इट मीन्स दैट इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन, जब हम सीरीज़ कॉम्बिनेशन में रजिस्टर का जब रजिस्टर्स को हम सीरीज़ में लगाते हैं तो करंट कैसा रहेगा, हर पार्ट पे हर पॉइंट पे कैसा रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ से हमारा एक पॉइंट हो गया प्रूव। अब देखते हैं 12.5 में। तो यहाँ पे क्या हुआ कि वोल्टेज को हमने देखा था हमेशा कहाँ, पैरेलल में लगाते हैं, ठीक है। तो ये 3 रजिस्टर्स हैं, तो इस तरीके से आपको लगा देना है। प्लग द की एंड मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रजिस्टर। तो इस तरीके से लगा के यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मेज़र करेंगे, फिर सिमिलरली आगे वालों का भी मेजर करेंगे, है ना। और आप यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या कुछ आपको रिलेशनशिप दिख रहा है पोटेंशियल डिफरेंस में और रजिस्टर्स में, पोटेंशियल डिफरेंस में और जो हमारा करंट फ्लो हो रहा था इसमें। तो यहाँ पे क्या है, V इज़ इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो V हमारा क्या होगा, जितने भी हमारे पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उनका क्या होगा, सम होगा। दैट इज़ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन अ सीरीज। तो यहाँ से आप नोट डाउन करना शुरू करेंगे। यहाँ पर हम जो हमारा इक्विवेलेंट वाला पॉइंट था वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारा ये वोल्ट है, जो हमारा ये पोटेंशियल डिफरेंस है, मैं बार बार इसको वोल्ट बोल रही हूँ तो V की वजह से, तो आप समझिएगा कि मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बोल रही हूँ, तो थोड़ा सा फंबल हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसके अक्रॉस हमारा क्या था, रेजिस्टेंस 1 आ रहा था, है ना। V2 के अक्रॉस में हमारा रेजिस्टेंस 2 आ रहा था, और V3 के अक्रॉस में आप क्या देख रहे थे, रेजिस्टेंस क्या था, 3 था, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे यही बोला हुआ है, दैट इज़ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इन सीरीज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल। कि पूरे जो हमारा सीरीज था रेजिस्टेंस में, जैसे 3 रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में लगे हुए थे और उनके पैरेलल में जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ, जो उनके पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, उनका सम कैसा है, इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अब हमें क्या करना है, कुछ ऐसा रेजिस्टेंस चूज करना है जो कि ना तो हमारे वोल्ट पे फ़र्क डाले, ना ही हमारे करंट पे फ़र्क डाले। तो हम ऐसा करंट यहाँ पे, ऐसा रेजिस्टेंस हम यहाँ पे करेंगे चूज़। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ लेते हैं। लेट आई बी द करंट थ्रू द सर्किट। आई हमने करंट मान लिया है। द करंट थ्रू रजिस्टर इज़ ऑल्सो आई। तो रजिस्टर्स में से जो करंट जा रहा है वो भी आई है। इट इज़ पॉसिबल टू रिप्लेस द 3 रेजिस्टेंस ज्वाइन इन अ सीरीज बाय इक्विवेलेंट सिंगल रजिस्टर और आर। तो हमने यहाँ पे क्या करा, इन तीनों, ये जो 3 रजिस्टर्स लग रहे थे ना, इनकी जगह हमने एक बड़ा सा रजिस्टर लगा दिया। तो यहाँ पे हम ऐसा रजिस्टर चूज़ करेंगे जो ना तो पोटेंशियल डिफरेंस पे कोई फ़र्क डाले और ना ही हमारे करंट पे, ये दोनों सेम रहने चाहिए। तो हमने जो हमारा ohms लॉ था वहाँ से ले लिया V इक्वल्स टू में आई आर। ये 3 हमारे तीनों की वैल्यू लिख लेंगे। अब जो ये V1 V2 V3 ना, तो इनकी वैल्यू होगी V1 की IR1, V2 की IR2, V3 की IR3। तो जब भी आपको इक्विवेलेंट के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा रेजिस्टेंस के लिए, तो आप ये पूरा डेरिवेशन करेंगे और ये लाइन भी लिखेंगे। पहले तो ये वाली लाइन लिखेंगे कि हमारा जो करंट होगा वो सेम होगा, एंड उसके बाद फिर आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ से होप्स हो कि आपको समझ में आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछेगा ज़रूर, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो होगा क्या, देखिए आई आर इक्वल्स टू में यहाँ पे आई कॉमन ले लेंगे, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे RS इक्वल्स टू में R1 प्लस में R2 प्लस में R3। तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, फॉर्मूला निकल जाएगा रेजिस्टेंस निकालने का सीरीज़ में। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 रेजिस्टेंस दिए हुए हैं 20 और 4। तो हम क्या करेंगे, सीरीज़ में दिया हुआ है तो हम इनको प्लस कर लेंगे, 24 हो जाएगा। कैलकुलेट करना है क्या, टोटल रेजिस्टेंस फर्स्ट वाले में, और बी पॉइंट में क्या बोला है, करंट थ्रू सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट बताना है बी में और थर्ड वाले में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। तो बस सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लगा के R1 प्लस में R2, टोटल रेजिस्टेंस हमारा निकल जाएगा 20 प्लस में 4, 24। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 दिया हुआ है।
और फिर लगाएंगे ओम्स लॉ और हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, आई इक्वल्स टू में वी अपॉन में आर एस। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना है 24, बैटरी कितनी थी 6, बस सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे ओम्स लॉ, इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर सेपरेटली, यहाँ पे क्या करा है, सेपरेटली लगा के देखा है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है। तो बस यहाँ तक आपको सॉल्व करना है, ज़्यादा आगे कुछ नहीं करना, इतना ही है। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ड्रॉ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल, 3 सेल की आपकी बैटरी लगाई हुई है जिसके तीनों सेल में 2-2 वोल्ट है, तो 6 वोल्ट हो जाएगा टोटल। रेजिस्टेंस दिए हुए 5, 8 और 24 एंड प्लग आ की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सारे कैसे सीरीज में लगे हुए हैं। चलिए इसको सॉल्व करके देखेंगे, फिर इसको भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दोबारा रीड्रॉ करना है क्वेश्चन 1 का डायग्राम, जिसमें एमीटर आपको पुट करना है और वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहाँ पे ये दिया। तो व्हाट वुड बी द रीडिंग इन अमीटर एंड वोल्ट मीटर, तो रीडिंग्स बतानी है यहाँ पे। रेजिस्टर्स इन पैरेलल वाली सिचुएशन में देखते हैं जहाँ पे सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में ज्वाइन किए होंगे। एक्टिविटी 12.6 से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। पहले एक्टिविटी 12.6 समझेंगे। तो मेक अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाना है एक्स वाई का। यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स लगा दिए हैं और वोल्ट मीटर भी कैसे लगा दिया है, पैरेलल में लगा दिया है। प्लग द की एंड नोट द एमीटर, अब क्या कीजिए, की को स्विच को ऑन कीजिए और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स को क्या करना है, नोट करना है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इज वी, आप क्या देखेंगे कि हर रजिस्टर्स में से जो पोटेंशियल डिफरेंस पास हो रहा है वो क्या होगा, वी होगा। दिस कैन बी चेक्ड बाय कनेक्टिंग द वोल्ट मीटर अक्रॉस ईच इंडिविजुअल, अब क्या कीजिए आप हर इंडिविजुअल के लिए एक एक वोल्ट मीटर और अमीटर ऐड कीजिए, उसके बाद दोबारा से रीडिंग्स चेक करनी है। तो ये देखिए सबके लिए एक एक वोल्ट मीटर लगा देंगे और एमीटर लगा देंगे, तो आप देखेंगे सबके लिए करंट आई फ्लो हो रहा होगा और वोल्ट मीटर में भी आपको सेम ही रीडिंग मिलेंगी सबके लिए। तो यहाँ पे क्या रिलेशनशिप पता चलेगा, यहाँ इट इज़ ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट कितना है, आई इज इक्वल टू द सम ऑफ सेपरेट करंट्स। तो जो टोटल करंट हमारा आई आया है वो सारे करंट का सम मिलाकर आया है, तो I1 + I2 I + R3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब लगाएंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने I = V/R क्यों निकाला, पहले तो हमने सीरीज़ में V निकाला था क्योंकि वहाँ पे हमारा आसानी से निकल गया था, लेकिन अब हमें इस रिस्पेक्ट में निकालना है ना। और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए कभी भी अगर पैरेलल में पूछा जाएगा क्वेश्चन तो आप ये पूरा डेरिवेशन बताएंगे और सारे डेफिनेशंस के साथ करेंगे इसको। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा ये फॉर्मूला हो गया, इससे हमने I1 I2 R3 निकालेंगे और उनकी वैल्यूज़ लिख दी हमने। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा, R = में टोटल मतलब रेजिस्टेंस = में R1 + में R2 1/+ में R3। तो रेजिस्टेंस अगर आपको पैरेलल में निकालना होगा तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और इसमें एक चीज़ और आप याद रखेंगे जो हमने पहले भी देखी थी कि सीरीज़ में जो हमारे रेजिस्टेंस थे वो हमेशा ज़्यादा आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या सारे रेजिस्टेंस को प्लस किया है ना। तो अगर आप यहाँ पे निकालेंगे प्लस करके पैरेलल में तो यहाँ की जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। 12.8 देखते हैं क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है। रेजिस्टेंस लिया है R1 R2 R3, 3 रेजिस्टर लिए हुए हैं विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिए। तो 3 क्वेश्चन इसके बेसिस पे सॉल्व करने। करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के लिए जो करंट फ्लो है वो बताना है। टोटल करंट बताना है सर्किट में कितना होगा और टोटल सर्किट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो रजिस्टर हमें दे दिए, वोल्ट हमें बता दिया है। अब लगा देंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की वजह से I1 I2 I3 की वैल्यू मिल जाएगी, पुट करेंगे। ठीक है, और फिर रजिस्टर निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकल जाएगा, एलसीएम लेके ये आंसर आ जाएगा। 12.9 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 3 रजिस्टर्स दिए हो, फिर से बैटरी दी है 12 वोल्ट की, कैलकुलेट करना है टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है उसमें। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 12.9 क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ से। चलिए, तो फॉर्मूला क्या था, 1/R प्लस में R2 प्लस में R3। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। सॉल्व करेंगे 1/, तो वैल्यू क्या दी है हमें, ठीक है 10 40 और 1/10 प्लस में 1/40 करेंगे। तो यहाँ एलसीएम लेंगे 40 4 + 1 = में
आंसर आएगा 1/8। तो फर्स्ट वाले का आंसर निकल गया। सेकंड पॉइंट का देखते हैं। 1/30 प्लस में 1 तो इसमें हमें सेकंड वाले में निकालना। ये देखिए यहाँ पे पहले 2 रेजिस्टेंस जो पैरेलल में लगाए, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में लगाए। पहले हम इसका सॉल्व कर लेंगे और उसके बाद फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ जो हमारा टोटल आंसर आएगा, यहाँ पे जो हमारा टोटल आंसर आएगा, उन दोनों को प्लस कर देंगे। क्यों जी? क्योंकि ये वाले जो 2 हैं और ये वाले जो 3 हैं आपस में तो सीरीज़ में कनेक्टेड है ना। आपस में ये दोनों अलग अलग पैरेलल में है, यहाँ पे ये तीनों अलग अलग पैरेलल में, लेकिन ये दोनों साथ में कैसे सीरीज़ में है। तो इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, फिर बाद में प्लस कर देंगे R1 और R2 R डैश वाला। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा निकल गया। सेकंड निकालेंगे जिसमें हमारे 3 रेजिस्टर्स ज्वाइन किए हुए हैं सीरीज़ में। 1/30 प्लस में 20 प्लस में 60। तो यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे 60, 2 + 3 + 1 6/60। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/10। तो फिर इनको प्लस कर देंगे। अब ये हमारा R डैश का और यहाँ पे R डबल डैश का आ गया 10 ओम। तो अब करेंगे प्लस, टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। पहले टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए करना है R डैश प्लस में R डबल डैश। तो 8 प्लस में 10, आंसर आ जाएगा 18 ओम। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया था? सेकंड पॉइंट में टोटल करंट बताना था। तो टोटल करंट कैसे बताएंगे? टोटल करंट के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है I = V/R। तो V हमें पता है, रेजिस्टेंस, बस यहाँ से आंसर आ जाएगा 0.67। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताए हैं सीरीज वाले रेजिस्टेंस सर्किट की और पैरेलल वाले की। तो वी हैव सीन दैट इन सीरीज सर्किट द करंट कांस्टेंट थ्रू आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो करंट कैसा था सीरीज वाले में? एक जैसे फ्लो हो रहा था पूरे सर्किट में। तो इट इज़ ऑब्वियसली इम्प्रैक्टिकेबल टू कनेक्ट एन इलेक्ट्रिक बल्ब और इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज। तो ये एक डिसएडवांटेज है सीरीज़ का कि हम 2 अलग अलग इक्विपमेंट उसमें ज्वाइन नहीं कर सकते, बल्ब और हीटर, क्योंकि दोनों को अलग अलग करंट चाहिए होता है। सीरीज़ में एक ही तरह का करंट फ्लो होता है पूरे सर्किट में, बिकॉज दे नीड करंट ऑफ वाइडली वैल्यूज़, अलग अलग वैल्यूज़ का करंट चाहिए होता है। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपका सर्किट में एक कंपोनेंट कोई भी फॉल होगा तो पूरा सर्किट आपका डैमेज हो जाएगा। और ये दोनों कंडीशन हमारे जो पैरेलल वाला है उसमें नहीं होगा। हम अलग अलग करंट यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग प्लग, अलग अलग की लगा सकते हैं। ठीक है जी। और द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। दिस इज हेल्पफुल प्रैक्टिकली व्हेन ईच गैजेट हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस रिक्वायर डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे अलग अलग रेजिस्टेंस, अलग अलग करंट आप अलग अलग सर्किट के लिए है ना यूज़ कर सकते हैं। पैरेलल की बात चल रही है। और क्या होगा कि अगर एक कोई भी कंपोनेंट हमारा डैमेज हो गया है तो हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा सर्किट हमने ऐसे यहाँ पे एक पूरा सर्किट लगा दीजिए, यहाँ पे उसकी की लगा दीजिए, फिर दूसरा पैरेलल में यहाँ पे पूरा सर्किट और यहाँ पे की लगा दीजिए। तो मान लीजिए अगर ये आपका सर्किट डैमेज हुआ है तो इसको तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसकी की बंद कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, यहाँ से आपका सर्किट दोबारा चालू हो जाएगा दूसरा। लेकिन पैरेलल में तो पूरा सारी चीज़ एक साथ ही घूम रही होती है ना, तो अगर एक कंपोनेंट डैमेज होगा तो पूरा सर्किट खराब हो जाएगा। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। अब करेंगे कुछ क्वेश्चंस के आंसर। जज एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनको सॉल्व कीजिएगा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेजिस्टेंस बताना है, तो क्या क्या वैल्यू है 1 और 10⁻⁶। तो 1 प्लस में 10⁻⁶, ये रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। बी पॉइंट के लिए देखते हैं। तो बी पॉइंट के लिए दिया हुआ है, रेजिस्टेंस को टोटल करेंगे तो 1 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, 10⁻³ और क्या दिया है 6 दी हुई है। तो 1/10⁻⁶, दोनों के लिए लिख लिया। अब सॉल्व करते हैं। यहाँ होगा इसका एलसीएम 10⁻⁶, तो 10⁻⁶ प्लस में 1, तो 1/10 अपॉन में 10⁻⁶। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आएगा वो कैसे आ जाएगा 1 ओम।
चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या आएगा आंसर, 1 अपॉन में, यहाँ पे भी लेंगे एलसीएम, 10 की पावर 6, तो 10 की पावर 6 प्लस में 10 की पावर 6 प्लस में 10 की पावर 3 प्लस में 1, तो यहाँ पे आएगा इसका आंसर, सॉरी पेन चेंज, यहाँ पे आएगा इसका आंसर आर पी इक्वल्स टू में 10 की पावर 6 और ऊपर आ जाएगा 1001001001, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.999 ओम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन इलेक्ट्रिक लैम्प जिसमें रेजिस्टेंस ये दिया हुआ है, एक टोस्टर का रेजिस्टेंस दिया इतना और वाटर फिल्टर का रेजिस्टेंस इतना, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ये सारे पैरेलल में कनेक्टेड है। बैटरी ये दी हुई है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू अ सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेज एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहीं पर पेन चेंज कर लेते हैं सो दैट कंफ्यूजन ना हो। पहले डायग्राम बनाएंगे, ऐसे करके डायग्राम बनेगा इसका। यहाँ पर लग जाएगी बैटरी एक प्लस माइनस और ये करंट हो रहा है फ्लो। रेजिस्टेंस कितना दिया है 100, 500 और 50, 100 ओम, 500 और 50। चलिए बैटरी है 220, सॉल्व करेंगे इसको 1/RP 1/50, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 500, एलसीएम आ जाएगा 500, तो 5 + 10 + 1 करेंगे तो 15 + 1 16 अपॉन में 500, कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 4 अपॉन में 125, तो आर पी इक्वल्स टू में 125 अपॉन में 4, तो आंसर आएगा 31.25 ओम। नेक्स्ट क्या सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज इन पैरेलल विद द बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग सीरीज। तो यहाँ पे एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो हमने पढ़े हैं वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एंड हाउ कैन 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3, 6 कनेक्टेड कैसे हो रखे, उनका टोटल रेजिस्टेंस पूछा हुआ है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इसमें आंसर बताया है कि 4 आना चाहिए और 1 आना चाहिए, तो देखते हैं किसका कैसे निकलेगा। 4 वाले का, तो 4 वाले के लिए अगर हम सीरीज़ में करेंगे तो हमारा आंसर सीरीज़ में सही नहीं आएगा, तो हम इसको कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम बनाएंगे। ऐसे एक यहाँ पे लगा देंगे, एक यहाँ पर लगा देंगे और एक कर देंगे पैरेलल, ठीक है। तो ये दोनों को प्लस करेंगे और फिर इसको पैरेलल में कर देंगे, तो फिर हमारा आंसर सही आ जाएगा। और इसको 1 को हम सॉल्व करने के लिए जब एलसीएम निकालेंगे तब हमारा 1 सही आ जाएगा, तो इसको हम पैरेलल में ले लेंगे, ठीक है। तो हमें 1 अपॉन में करके सारे इसका ऐसे डायग्राम बना लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 ओम। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं पॉइंट ए में और फिर पॉइंट बी में करेंगे। 1 निकालने के लिए हमने ये वाला डायग्राम बनाया और 2 का ही हमारा ये वाला डायग्राम। चलिए 1 का सॉल्व करते हैं, 1/3 प्लस में 1/6, तो एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6, 1 + 2, तो आंसर आएगा 3/6, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से निकलेगा आर की वैल्यू 2 ओम। टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे अब, 2 + में 2 ओम, तो आंसर आ जाएगा 4 ओम। तो ये वाला हो गया हमारा। बी वाला पॉइंट देखते हैं कैसे करेंगे। तो बी वाले के लिए 1/2 प्लस में 1/3 प्लस में 1/6, एलसीएम आएगा 6, 3 + 2 + 1, तो आंसर आ जाएगा 1। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे ये 2 ही हमने रेजिस्टेंस क्यों लिए। 2 इसलिए क्योंकि हमने ये दोनों पैरेलल में लिए एंड उसके बाद जब इन दोनों को हमने आंसर निकाल दिया तो सीरीज़ वाला इसमें यहाँ पर इस तरीके से प्लस कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर था एक ये 3 और यहाँ पे 6 और ये वाला 2 था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
व्हाट इज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स। ऐसा आप कौन सा कॉम्बिनेशन से इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। सारे रेजिस्टेंस दिए हैं जिसमें एक बार हाईएस्ट वैल्यू आए और लोएस्ट वैल्यू आए, तो इसको करके ज़रूर देखिएगा। कोई भी डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी कभी इलेक्ट्रिक सर्किट में से करंट पास हो रहा होता है तो हम क्या देखते हैं कि थोड़ी सी हीट हो जाता है वहाँ पर, है ना। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है, जब करंट पास होता है तो कुछ ना कुछ हमारा जो भी इक्विपमेंट चल रहे होते हैं वो कैसे थोड़े से गर्म हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल में से आयरन हम यूज़ करें, अगर आप टेलीविज़न भी अगर चला रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे फ्लो हो रहा है तो क्या होगा कि वहाँ पे कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस होगी। चलिए अब क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंसिडर करिए कि करंट है I, रेजिस्टेंस है R, पोटेंशियल डिफरेंस फ्लो हो रहा है V, और टाइम ड्यूरेशन, जो टाइम ड्यूरेशन का मतलब क्या है कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है उस पर्टिकुलर टाइम में वो होगा Q, और वर्क डन जो चार्ज Q पोटेंशियल डिफरेंस से जो फ्लो हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि हैंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स, कितना पावर इनपुट होगा। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा फॉर्मूला, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और ये सारे हमारे जो फॉर्मूले हैं ये वाले, ये हमारे पावर के ही हैं। तो आप याद रखिएगा इनको, और जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे हमें ये और अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला आया है हमारा, ये वाला फॉर्मूला, ये कैसे आया ये देखते हैं ज़रा। तो इसके 3 रीज़न बताएं। क्या, फर्स्ट कि जो हमारा हीट होता है, जो हीट प्रोड्यूस होती है किसी भी सर्किट में, वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेजिस्टेंस के, ठीक है जी। और सेकंड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टाइम के। थर्ड बोला है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, फर्स्ट में था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, सॉरी यहाँ पे था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ करंट। तो अगर हीट बढ़ेगी तो करंट भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा और टाइम भी बढ़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सबके। और फिर क्या होगा, ये वाला जो हमारा साइन है वो हट जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, H इक्वल्स टू में I स्क्वायर R T, ठीक है। ये ओम्स लॉ के रिगार्डिंग बताया। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इससे। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो इतनी एनर्जी कंज्यूम कर रही है, व्हेन हीटिंग इज द मैक्सिमम, अगर हीट ज़्यादा हो रही है, एंड 360 वोल्ट व्हेन द हीटिंग इज एट मिनिमम, जब हीटिंग क्या होगी, मिनिमम होगी। वोल्टेज सेम बता रखे हैं तो करंट बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला लगाएंगे, कौन से वाला लगाए, देखिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ से पावर निकाल लिया, तो करंट निकालेंगे तो P/V हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यूज पुट करके आंसर आ जाएगा। 12.11 क्वेश्चन देखते हैं। 12.11 क्वेश्चन में 100 जूल ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, कितने टाइम में, सेकंड दिए हुए, रेजिस्टेंस है 4 ओम, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको, H इक्वल्स टू में V स्क्वायर T अपॉन में R, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। वैल्यूज पुट करेंगे, 100, V कितना है, V नहीं बता, तो V स्क्वायर इंटू में 1 अपॉन में 4। आगे सॉल्व करेंगे, V स्क्वायर इधर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 400, तो ये हटेगा, V हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट आ जाती है, तो आंसर आ जाएगा 20 वोल्ट। तो करंट वोल्ट हमारा आ गया यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन हो गया यहीं पर सॉल्व। आगे देखते हैं। Why does the cord of electric heater not glow while the heating element does? हीटिंग एलिमेंट तो ग्लो हो जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल हीटर जो होता है उसकी कॉर्ड ग्लो क्यों नहीं होती, तो यहाँ बताएंगे आप। एलॉय का यूज़ हो रहा है, ठीक है। कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफॉर्मिंग 96 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर, 1 घंटे में पोटेंशियल डिफरेंस आपका ये है। तो चलिए हीट निकालनी है, यहाँ पे कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला होगा, ठीक है जी। तो सारी वैल्यू जो दे रखी है वो देख लेंगे। टाइम है हमारा 1 आवर, तो 1 आवर को कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में, 36 सेकंड। अब सॉल्व करेंगे इसको। H इक्वल्स टू में Q, H इक्वल्स टू में QV, तो हीट हमारी है 96,000 इंटू में 360, तो आंसर आ जाएगा कुछ 48,100। तो ये हो जाएगा 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर में 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर में 6 जूल।
थर्ड क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक आयरन जिसका रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, करंट 5 एम्पेयर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सारी चीज़ें दी हुई है, 20 ओम दिया हुआ है, करंट है हमारा 5 एम्पेयर, हीट के लिए टाइम दिया 30 सेकेंड और हीट निकालनी है। तो हीट का फॉर्मूला I²RT से निकाल लेंगे। ये वाला जो हमारा फॉर्मूला ना इस वाले से निकाल लेंगे। यहाँ पर जो हमने देखे ना ये वाला फॉर्मूले से, ये वाले से, ठीक है। हीट हो, वर्क डन हो रहा हो, हीट निकालेंगे 5 इंटू में 5 का स्क्वायर इंटू में R है हमारा 20 इंटू में टाइम है 30, तो 25 इंटू में 600, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा जूल में। तो आंसर आएगा कुछ 15,000। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होगी द इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक ओवन, इलेक्ट्रिक केटल। तो ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट यूज़ होगा, है ना। हीटिंग इफेक्ट वहाँ पे देखा जाएगा, है ना। द अनफोल्डेबल हीटिंग कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ इन कंपोनेंट ऑफ अल्टर देयर प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ ये प्रैक्टिकली यूज़ हो जाएंगे। फर्स्ट एप्लीकेशन होगा बहुत सारे अप्लाइंसेस को बनाने में ये यूज़ होगी। सेकंड होगा जो बल्ब होता है उसका फिलामेंट बनाने में यूज़ होगा, लाइट प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट क्या है कि हाई टेम्परेचर में फिलामेंट वो जो होता है वो मेल्ट ना हो जाए, ठीक है, वो मेल्ट ना हो जाए, तो इसलिए एलॉय का होता है। तो टंगस्टन एक ऐसा एलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस हम बल्ब में फिल कर देते हैं ताकि फिलामेंट के साथ कुछ रिएक्शन ना हो पाए, है ना। थर्ड एप्लीकेशन ये है कि फ्यूज़ बनाने में भी यूज़ होते हैं। ये फ्यूज़ बनाने में क्यों, कि जब इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो वो जो वायर जो कनेक्ट होती है ना वो मेल्ट हो जाती है ना, तो जो सर्किट है वो टूट जाता है, तो सारे अप्लायंसेस जो हैं वो बच जाते हैं, तो इसलिए भी ये यूज़ होता है। चलिए ये देखिए यहाँ पे फ्यूज़ बनाने के लिए यूज़ होता है। तो 3 एप्लीकेशंस हमने पढ़ी यहाँ से। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है कि किस रेट से कोई भी अप्लायंसेस, कोई भी इक्विपमेंट कितनी एनर्जी यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक पावर। तो इसकी डेफिनेशन आप यहाँ से लिखेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर को हम P से डिनोट करते हैं। P इक्वल्स टू में कितना करंट हमारा कोई भी अप्लायंसेस यूज़ कर रहा है, ठीक है, और कितने टाइम में। पावर के सारे हमारे फॉर्मूले हम क्वेश्चन के हिसाब से यूज़ करेंगे इनको, अगेन आप याद रखिएगा। ऐसा यूनिट होती है वाट, और इट इज़ अ पावर कंज्यूम बाय डिवाइस कैरीज 1 एम्पेयर। अगर हमारा करंट 1 एम्पेयर यूज़ हो रहा है तो पावर भी 1 ही हो जाएगी, ठीक है। द यूनिट वाट इज़ वेरी स्मॉल। जो वाट यूनिट हम यूज़ करें बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो प्रैक्टिकली हम किलोवाट यूज़ करते हैं। 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल गया। अब ये वाट आर क्या है, वाट आर ये है कि 1 घंटे में कितनी वाट एनर्जी यूज़ हुई है, तो वही होता है हमारा वाट आर। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 1 किलोवाट आर, तो आंसर आपका ये रहेगा। तो इसको आप हमेशा याद करके रखेंगे, ये यूनिट आपकी हमेशा आपको काम आएगी। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ कनेक्टेड, एक इलेक्ट्रिक बल्ब कनेक्ट है जिसमें इतने वोल्ट आपके बताए हुए हैं, करंट आपको इतना दिया हुआ है, तो आपको पावर निकालनी है। तो पावर निकालने के सीधे सीधे V इंटू आई करके बस वैल्यू पुट करनी, आंसर आ जाएगा। व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय करंट। कौन से चीज़ से आप बता सकते हैं कि करंट कहीं पर कितनी एनर्जी में डिलीवर हो रहा है। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पेयर, एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो कि 5 एम्पेयर और करंट बताया है, और यहाँ पे आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया है। तो पावर बतानी है, तो पावर का सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला यहाँ से किलोवाट आवर वाला, और ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ये है आपके चैप्टर की क्विक समरी। तो आप इसमें सीरीज़ वाला पॉइंट और पैरेलल वाला पॉइंट, ओम्स लॉ, ये सारी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो, तो अच्छे से याद कीजिएगा। चैप्टर ख़त्म हो गया आज। तो एक्सरसाइज देखते हैं। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट। 5 इक्वल पार्ट में कट कर दिया है। दीज पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल, और सारे जो रेजिस्टेंस वाले पार्ट है वो पैरेलल कनेक्ट कर दिए। तो इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आर देन द रेशियो आर बाई आर इज, तो जो रेशियो होगी आर बाई आर की वो कैसे होगी, 25 होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक पावर इन अ सर्किट। तो कौन सी टर्म है जो इलेक्ट्रिक पावर को सर्किट में नहीं दर्शा रही है इसमें से, तो होगा ये वाला। बाकी तो सब
हमने पढ़ी हुई हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ रेटेड 220 वोल्ट 100 वाट ऑपरेटेड 10 वोल्ट, द पावर कंज्यूम विल बी, पावर कितनी कंज्यूम होगी ये बतानी है इस वाले क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन 3 देखते हैं एक बार। जैसे R इक्वल्स टू में क्या होता है V स्क्वायर अपॉन में P, क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं ये, है ना, ऐसे सॉल्व करेंगे। I निकालना होगा तो P बाई V कर लेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। P हमारा दिया हुआ है 100 वाट पावर, वोल्ट कितने 220, तो V स्क्वायर अपॉन में P कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 220 इंटू में 220 कर देंगे तो अपॉन में 100, तो आंसर आ जाएगा 484 ओम। चलिए नेक्स्ट निकालेंगे पावर। नेक्स्ट पावर निकालनी है तो 484, तो 4 ये 10, ये भी 10 से कटेगा, ये भी 4, ठीक है, इंटू में, हाँ ये सही आंसर, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है 2 कंडक्टिंग वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल, एक 2 सेम मटेरियल की कंडक्टिंग वायर्स हैं, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, फर्स्ट कनेक्टेड सीरीज़ में, देन इनको पैरेलल में किया है। पोटेंशियल डिफरेंस और रेशियो बतानी है अब इनकी, सीरीज़ में और पैरेलल में क्या बनेगी। सॉल्व करते हैं ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 4, पेन चेंज, तो RS निकालेंगे, R प्लस सीरीज़ में तो ऐसे निकल जाएगा सिंपल सिंपल, तो 2R हो जाएगा, ठीक है। और हीट का फॉर्मूला होगा हमारा V स्क्वायर T अपॉन में RS, देयरफॉर H1 अपॉन में H2, तो यहाँ होगा V स्क्वायर T अपॉन में RS, और H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, H2 की वैल्यू फिर से यहाँ पे नीचे लिखिएगा V स्क्वायर T अपॉन में R। और सीरीज़ में कैसे होगा, सीरीज़ में 1/R जोड़ेंगे, प्लस में 1/R जोड़ेंगे तो 2/R आ जाएगा। यहाँ पे फिर H2 की हीट निकालनी है, तो हीट कैसे करेंगे, V स्क्वायर T अपॉन में R। अब इसके बाद क्या करेंगे, R P अपॉन में RS रख देंगे, फिर टोटल आंसर निकल जाएगा हमारा। तो क्या क्या है, R/2 आया है और इस वाले का निकला है 2R, तो 2 ये आएगा 2/4, तो आंसर आ जाएगा 1/4, तो रेशियो होगा 1/1/4। देखिए, तो यहाँ पे हमने एक बार ये सीरीज़ में करके देखा, ये हमने पैरेलल में करके देखा, और फिर हीट का फॉर्मूला लिखा, और यहाँ पे रेशियो में लिखा है। कोई भी कंफ्यूजन हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। हाउ इज़ अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम किस तरीके से वोल्ट मीटर को कनेक्ट करें। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा होमवर्क में, आप बताएंगे डायग्राम बना के कि किस तरीके से आपको अटैच करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अ कॉपर वायर जिसका डायमीटर इतना दिया है, रेजिस्टिविटी ये दी हुई है, एंड व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर बतानी है। हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इन द डायमीटर इज डबल, और रेजिस्टेंस कितना होगा अगर डायमीटर डबल कर दिया जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर करते हैं। डायमीटर कितना दिया हुआ है एक बार देखते हैं फिर से। हाँ ठीक है, 0.5 mm। इसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.5 अपॉन में 2 मीटर, और सॉल्व करते करते हम यहाँ तक इसको पहुँच गए, तो ये डायमीटर आ गया। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, ये हम देख चुके हैं। ये हमें निकालना है, लेंथ निकालना है, रेजिस्टेंस हमें दिया हुआ है 10 ओम। आगे करते हैं। R इक्वल्स टू में EL होता है, तो L इधर छोड़ेंगे, लेंथ निकालनी है क्योंकि, तो रेजिस्टेंस अपॉन में E, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा D स्क्वायर अपॉन में E इंटू में 4। तो पहले आप यहाँ से क्या कीजिए, यहाँ से आप डायमीटर निकाल लीजिए, तो D इक्वल्स टू में 2R, R निकालेंगे तो D अपॉन में 2, फिर यह होता है पाई R स्क्वायर, तो पाई R की जगह रखेंगे D/2, तो यहाँ पे I D स्क्वायर अपॉन में 4, यहाँ पे आ गया ये हमारा। चलिए आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 10 इंटू में सारी वैल्यूज़ करेंगे पुट, 10 इंटू में 22 इंटू में 5 इंटू 10⁻⁻4 की वैल्यू नीचे रखेंगे। L
7 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁸ इंटू में 4, तो इसके बाद आएगा 220 इंटू में 5 इंटू में 10⁻⁻4 अपॉन में, हाँ 28 इंटू में 1.6 इंटू में 10⁻⁻8, यहाँ पे 4 क्यों लिखी मैं, 10⁻⁻, यहाँ पर तो 8 हो जाएगा ना, ये यहाँ से ऊपर पहुँचेगा, हाँ तो यहाँ से यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5500 अपॉन में 4.48, और यहाँ से अगर पॉइंट हटेगा तो ऊपर एक 0 पहुँच जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 55000 अपॉन में 448। आगे सॉल्व करेंगे, हमें क्या निकालना है, तो हाँ रेजिस्टेंस चेंज इन डायमीटर अगर डबल कर देंगे तो अगर डायमीटर डबल कर देंगे तो ये भी तो निकालना है, पहले एल एक सिंगल का निकालेंगे फिर उसको डबल कर देंगे रेजिस्टेंस को, तो यहाँ हो जाएगा R1L अपॉन में एरिया, तो यहाँ सारी वैल्यू हमें मिल गई है, इंटू में डायमीटर कितना था d² अपॉन में 4, और जब हम इसको कर देंगे डबल तो हमारा आंसर हो जाएगा L अपॉन में ए, तो डबल करके निकालेंगे तो क्या होगा EL इंटू में 4, और इसको कर देंगे, सॉरी हमने वैल्यू गलत लिख दी यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा D² और इसको कर देंगे 4, इसको पूरे को डबल करना है हमें, तो आंसर आ जाएगा EL इंटू में 4 अपॉन में πd² इंटू में 1/4 रखेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे इसको डबल करना है, तो डबल करेंगे तो R अपॉन में 1/4 और R2 कितना हो जाएगा फिर 1/4 R1, ये हमारा आंसर आ जाएगा पूरा। काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होगा, इसको एक बार फिर से देखते हैं। पहले हमारी जितनी सारी वैल्यूज़ थी वो सारी पुट कर दी, उसके बाद हमने ये फॉर्मूला लगाया यहाँ पर, ठीक है, और इधर हमने ये डायमीटर निकाला है, ठीक है, ये हमने डायमीटर निकाला है, ठीक है जी, ये सारी वैल्यूज़ लिखी, यहाँ पे कन्वर्जन किया, यहाँ पे डायमीटर निकाला, ये हमने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के हमारा ये आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है, सारी वैल्यूज़ पुट करी, यहाँ पर ये आंसर आया। इसके बाद अभी हमें क्या निकालना था, लेंथ बतानी थी, रेजिस्टेंस निकालना था, फिर डबल करके बताना था, ठीक है। जब हम क्या कर देंगे लेंथ डबल हो जाएगी तो क्या होगा, तो वो दोनों सिचुएशन हमारी, एक यहाँ से R1 वाली और ये R2 वाली, ठीक है, तो R1 का आंसर ये आ गया, R12 का ये आ गया, जब हमने इसको क्या किया यहाँ पे डबल करा, ये सिंगल डायमीटर है, सिंगल डायमीटर को क्या कर दिया डबल कर दिया, ठीक है, डबल करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करना है ग्राफ प्लॉट, तो जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसको आप सॉल्व करेंगे I/V करके, जैसे हमने ओम्स लॉ में देखा था, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 3/2 आएगा कुछ, है ना, यहाँ पर 3/4 आएगा, तो आप देखेंगे ना इस पूरे वैल्यू में 3/4 ज़्यादा आएगा, तो आपका तो 3/4 के हिसाब से आप क्या करेंगे अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करी है, एक अननोन रेजिस्टेंस है, देयर इज़ अ सर्किट और देयर इज़ अ करंट बताया है इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। तो यहाँ पे सिंपल सी रजिस्टर की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये होमवर्क में आप करके ज़रूर देखिएगा। 9th क्वेश्चन देखते हैं, एक बैटरी है 9 वोल्ट की जो कनेक्ट करी गई इतने सारे रेजिस्टेंस सीरीज़ में एंड 12 ओम रिस्पेक्टिवली, ये सारे आपके रेजिस्टेंस दिए हैं, तो करंट पूछा हुआ है, ठीक है, तो करंट बता देंगे यहाँ पर, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9, तो वोल्टेज है, ठीक है, और रेजिस्टेंस जितने भी सीरीज में सबको कर दो प्लस, 0.2 प्लस में 0.3 प्लस में 0.4 प्लस में 12, तो आंसर आ जाएगा 13.4 ओम। अब करंट के लिए देखते हैं, तो V/R, V है 9, ये आया 13/4, तो आंसर आ जाएगा आपका 0.67। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 176 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगाए आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पेयर और 220 वोल्ट लाइन। 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो हमें रेजिस्टर्स नहीं दिया हो ना उसको हमने लेट कर लिया n, ठीक है, रजिस्टर को क्या कर लिया, ये रजिस्टर है आपका, ठीक है, इसको n हमने लेट कर लिया, तो 1 बाय सीरीज़ में पैरेलल में है, तो 1 बाय
176 प्लस में 1/76, तो ये n टर्म्स तक चलता जाएगा, है ना। कब तक करेंगे, तो हमने एक दो टर्म लिख के n टर्म्स तक लिख दिया। 1/rp, तो n अपॉन में 176 करेंगे आप, तो यहाँ पे आ जाएगा रेजिस्टेंस आपका 176 अपॉन में n। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जब आप करेंगे तो आपका ओम्स लॉ करेंगे तो आपका फॉर्मूला बनेगा, v इक्वल्स टू में आई आर। v है हमारा 220, i निकला है हमारा 5 बताया गया है यहाँ पे पहले से, और r आ गया हमारा 176 अपॉन में n, n मतलब ये n है। तो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 44। अब इसको काट देंगे 176 से 4, तो n की वैल्यू आ जाएगी 4। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स, किस तरीके से आप 3 रेजिस्टर्स को कनेक्ट करेंगे जिनका रेजिस्टेंस कितना है, सबका 6 दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन बताना है आपको 9 ओम के लिए, और वो जो हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था ना एक्सरसाइज में, बीच में जो क्वेश्चंस आते हैं कि 9 ओम और 4 ओम कैसे आया, किस तरीके से आप कनेक्ट करेंगे, तो इसमें हमें कनेक्शन बताना है। तो कनेक्शन बताइए किसके लिए, दो याद रखते हैं, 9 ओम के लिए और 4 ओम के लिए कनेक्शन बताना है। तो आप क्या करेंगे, अगर आप सीरीज़ में करके देखेंगे, अगर हम सीरीज़ में देखेंगे क्या 6 6 6 है, तो हमारा आंसर नहीं आएगा, 9 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा ना, 12 हो जाएगा। अगर हम सीरीज़ में प्लस करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार 2 सीरीज़ में और एक पैरेलल में रख देंगे। तो इस तरीके से इसको अरेंज कर देंगे, तो ये 6 6 6। चलिए 4 ओम के लिए देखेंगे तो कैसे हो जाएगा, 6 6 6 6 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 1 6 12 12। और करके देखते हैं इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 9 आएगा कि नहीं आएगा ये देखते हैं। देखिए 6/6, तो 1/6 1/6 करके आप प्लस करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा आंसर, ठीक है, एलसीएम लेके 3 आ जाएगा, और 3 + 6 करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाला तो हमारी हो गई सॉल्व। सेकंड में देखना है 4 ओम कैसे आएगा। तो 4 ओम के लिए आपको क्या करना है, 1 2 इस तरीके से, और इसको इस तरीके से, ये हो जाएगा ऐसे। तो 6 6 6, तो सॉल्व करेंगे इसको, 1/6 प्लस में 1/6 प्लस में 6 और 6 कितने हो जाएंगे, 12, 1/12। तो एलसीएम लेंगे 12, 1 + 2 4 आ जाएगा। तो दोनों हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स डिजाइंस टू बी यूज्ड ऑन 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन रेटेड 10 वोल्ट, हाउ मैनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड, कितने लैम्प हम कनेक्ट करेंगे पैरेलल में, और वायर्स हैं 220 वोल्ट की दी गई है, मैक्सिमम करंट आपको 5 एम्पेयर। तो 12th क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। पावर 10 वोल्ट और वाट ये दिया हुआ है, तो देयरफॉर रेजिस्टेंस निकालने के लिए v² अपॉन में p करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 220 इंटू में 220 अपॉन में 10, तो यहाँ एक कटेगा तो आंसर आएगा 4840 ओम, ठीक है जी, यहाँ से आंसर आ गया। अब क्या करेंगे, n नंबर ऑफ लैम्प ले लेंगे, n नंबर ऑफ लैम्प, देयरफॉर R/RP कितना हो जाएगा, 1/480, 4840 आया है ना। अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो 1/440, तो कब तक आप करते रहेंगे, n टर्म्स है, n बार जोड़ा गया है ना, तो आप 1/RP को इस तरीके से लिख के n//4840 जैसे हमने वीक क्वेश्चन ऊपर किया था, ठीक उसी तरीके से करेंगे। और RP की फिर यहाँ से मतलब टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 4840 अपॉन में n। ओम्स लॉ का लगाएंगे यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स में IR होता है, तो I हमारे पास, तो V इक्वल्स टू में IR, V हमें दे रखा है 220, I हमारा 5 दिया हुआ था, है ना, शायद, हाँ एक बार चेक कर लेते हैं दोबारा, हाँ ठीक है I हमारा 5 है, 5 एम्पेयर। रेजिस्टेंस हमारा आ गया 4840, तो 0 से 0 कट, 0 से 0 कट, ये जाएगा 22 से और ये जाएगा फिर 1 से, तो अगर इसको हम कट करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1110, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 13 क्वेश्चन, जिसमें आपको 220 वोल्ट दिए हुए हैं आपके, और A और B दो कॉइल हैं, 24 रेजिस्टेंस है। अब क्या करना है, ये जो रेजिस्टेंस आपको दिया हो ना, इनको 3 केस में आपको अरेंज करना है, एक बार सेपरेटली रख के देखना है, एक बार सीरीज़ में और एक बार पैरेलल में।
तो यहाँ पे आपको 3 केस पढ़ने हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं वाला क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन। तो केस 1 में सेपरेटली करेंगे, केस 1 सेपरेटली, केस 1। तो आर वी क्या दिया हुआ है, 24 और 220 वोल्ट। तो लिख लीजिए यहाँ पे 24 ओम और यहाँ पे 220 वोल्ट। तो फॉर्मूला लगेगा आई इक्वल्स टू में वी बाई आर, 220 अपॉन में 24, कट हो जाएगा ये, तो आंसर आ जाएगा 9.2 एम्पेयर। केस सेकंड में देखेंगे जहाँ पे हमने इसे सीरीज में जोड़ना है। चलिए, तो आर इक्वल्स टू में रेजिस्टेंस इक्वल्स टू में 24 प्लस 24, 2 बार जोड़ना था ना, तो आ जाएगा 48 ओम। वोल्ट है हमारा 220, फॉर्मूला लगाएंगे सीधा सीधा आई इक्वल्स टू में वी बाई आर। तो वोल्ट है 220, 48 कटेगा तो आपका आएगा 4.6 ओम। केस थर्ड में देखते हैं क्या करना है, आपको पैरेलल में अटैच करना है, पैरेलल में करना है। तो पैरेलल में 1/24, 1/24, तो 1/r इक्वल्स टू में 1/24 प्लस में 1/24, एलसीएम लेंगे 24, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो 2 अपॉन में 24, 2 से 2 कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1/12 ना, 1/12। अब रेजिस्टेंस तो हमारा आ जाएगा 12 ओम। अब लगाएंगे ओम्स लॉ, वी बाई आर करके, वोल्टेज हमारे थे 220, आ गया हमारा 12, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आंसर 18.3 एम्पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें क्या करना है, कंपेयर द पावर टू रेजिस्टेंस इन अ फॉलोइंग सर्किट। फर्स्ट क्वेश्चन है 16 वोल्ट की बैटरी दी गई है जिसमें 2 रेजिस्टेंस है, सेकंड में 4 वोल्ट की बैटरी दी गई है और पैरेलल में रेजिस्टेंस दी है 12 और 2। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 14 क्वेश्चन यहाँ पर करते हैं। तो पहले फॉर्मूला लिख लेंगे आई स्क्वायर आर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर आर। टोटल आर फर्स्ट क्वेश्चन के लिए निकालेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 1 दिया था उसको प्लस कर देंगे, तो प्लस करके आएगा हमारा 3 रेजिस्टेंस। करंट निकालना है, मतलब आई निकालना है, तो कैसे करना है, 6 वोल्ट अपॉन में 3 कर दीजिए, 2/1, तो 2 एम्पेयर आ जाएगा। सेकंड वाले पॉइंट में आपको पैरेलल में लिखना था, तो पैरेलल में कैसे करेंगे, 1/, अलग है ना रेजिस्टेंस, तो हाँ 14 क्वेश्चन में अलग दिए हुए हैं, मतलब दोनों रेजिस्टेंस 12 और 2 दिया है। पहले यहाँ पे एक बार ओम्स लॉ लगा के तो पूरा कर लेना क्वेश्चन हमारा ओम्स लॉ वाला। तो फर्स्ट पॉइंट पे ओम्स लॉ लगे तो आई स्क्वायर, तो यहाँ पे 8 वोल्ट आ जाएगा। अब निकालते हैं सेकंड पॉइंट के लिए, पैरेलल में जोड़ना है, पावर दी है 2, तो वी स्क्वायर अपॉन में आर रखेंगे, सीधा सीधा 4 इंटू 4, 8 अपॉन में 2, यहाँ 16 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 8 वॉट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। 15 देखते हैं एक बार, 2 लैम्प्स हैं, 100 वॉट और 22 वोल्ट दिए हुए हैं, एंड द अदर दूसरे का ये दिया हुआ है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल इलेक्ट्रिक मेन सप्लाई, पैरेलल कनेक्ट हो रखे हैं मेन सप्लाई से, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन सप्लाई वोल्टेज 220। चलिए तो यहाँ पे निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 15। पहले बनाएंगे डायग्राम, मेरे डायग्राम थोड़े से गंदे बन रहे हैं, तो ये हो जाएगी बैटरी, यहाँ पर 100 वॉट और 220 वोल्ट दिए हुए हैं, यहाँ पे हो जाएगा 60 वॉट और 220 वोल्ट सेम रहेगा। तो सॉल्व करते हैं, R1 इक्वल्स टू में वी स्क्वायर अपॉन में पी,
R2 भी लिख लेंगे v स्क्वायर अपॉन में p। फॉर्मूला लगेगा 220 इंटू में 220 अपॉन में 100 जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ पर भी 220 इंटू में 220। सेकंड वाले केस के लिए हमें क्या दिया, 60 वोल्ट की बैटरी, सेकंड वाले के लिए 60 वोल्ट। तो जब ये सॉल्व होगा 0 से 0 0 से 0 तो आंसर होगा 484। 0 से 0 कट 6 2 4840 अपॉन में 6। तो देयरफॉर 1/r p पैरेलल में जोड़ेंगे 1/r1 प्लस में 1/r2। तो r1 और r2 कितने आए, 1/484 प्लस में 4840 अपॉन में 6, या इसको उल्टा लिख लेंगे 6, हाँ यहाँ पे 6 अपॉन में 4840। तो एलसीएम लेंगे तो 4840 10 प्लस में 6 16 अपॉन में सेम 4840 कट करेंगे इसको तो आंसर आ जाएगा 4 अपॉन में 1210। चलिए अब आर टोटल निकाल लेंगे तो 1210 अपॉन में 4, वोल्ट कितने दिए थे 220, फॉर्मूला लगाएंगे I इक्वल्स टू में V अपॉन में R। V हो जाएगा 220 अपॉन में 1210 अपॉन में 4। सॉल्व करेंगे 220 इंटू में 4 अपॉन में 1210, नीचे पहुंच गया। तो 0 से 0 कट 11, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 2 4 जाए 8 अपॉन में 11, आंसर आ जाएगा 0.73 एम्पेयर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, विच यूजेज मोर एनर्जी, कौन सा एनर्जी ज़्यादा करेगा, ये वाला कि ये वाला। तो इस क्वेश्चन को करेंगे आप खुद से। 17 क्वेश्चन देखते हैं, एक इलेक्ट्रिक हीटर है, रेजिस्टेंस इतना दिया है, एम्पेयर आपको दिए हुए हैं, 2 घंटे का टाइम दिया है, आपको हीट निकालनी है। हीट निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला लगाएंगे V/I और ये सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा और रह गया था यहाँ पर, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मैं पढ़ लिया था, ये लिख लेते हैं पहले क्या दिया हुआ है। I दिया हुआ है 5, V दिया हुआ है 220, फॉर्मूला लगेगा P/I, टाइम है इसका 2 आवर। तो यहाँ हो जाएगा 220 इंटू में 5 1100 वाट, यहाँ पर ही आ जाएगा। एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी के लिए क्या करेंगे, एनर्जी के लिए P इंटू T करेंगे। तो पावर हमारा आ गया, तो 1100 इंटू में टाइम दिया हुआ है 2, तो 200 200 212, ये आ गया किलोवाट में। अगर इसको 200 अपॉन में 1000 से आप इसको कन्वर्ट भी तो करेंगे, तो 0 कट गया, आंसर आ जाएगा 2.2 किलोवाट आवर में। ठीक है, आंसर आ गया ये। तो यहाँ पे कुछ बातें ज़रूरी जान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, कि अगर आपको पावर निकालना है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, इन वॉट में निकालना है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, टाइम निकालना होगा हमेशा आर में, और तो 1000 से करना होगा इंटू 1000 नहीं है। और वोल्ट के बारे में जानते हैं, तो वोल्ट तो आई हमेशा लेंगे हम एम्पेयर में, और टाइम हमेशा लेंगे हम आर में, अपॉन में हमेशा 1000 रखेंगे। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे हो गया सॉल्व। एक्सरसाइज भी सॉल्व हो गई। किसी को कहीं भी अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, एंड चैनल पे इसी तरीके से बने रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करके रखिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।